मित्रों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों इससे पहले वाले वीडियो में आपने वर्णमाला पढ़ा था और वर्णमाला के व्यंजन पार्ट को पढ़ा था। व्यंजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हम आशा करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों के अर्थात स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया था? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया था। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। किसमें बांटा गया था? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको 3 भागों में बांटा गया था। ऊष्म व्यंजन, इनको 3 भागों में बांटा गया था। व्यंजन के अन्य जो भेद थे उनको भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन और उसके बाद में जो है अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है, इनको पढ़ लिया था। अब आगे हम देखते हैं, इनके स्वर और व्यंजन हो गया। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है अयोगवाह वर्ण। क्या पूछा जाता है? लगभग जो है यहां से भी प्रश्न बन जाता है, तो इनको भी हम जो है छोड़ेंगे नहीं, इनको भी देखते हुए चलेंगे। अयोगवाह वर्ण क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। ये है अन और अहा। कौन है? अन और अहा। कौन से हैं ये? अन और अहा, यानी अयोग्य होते हुए भी। अयोगवाह का यहाँ पे 2 शब्द आपस में जुड़े हैं। अयोग का मतलब हो गया अयोग्य। अयोग्य यानी ना तो इनको स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है। और दूसरा है वाह। वाह मीन्स वहन करें। वाह मीन्स वहन करें। क्या करें? वहन। यानी अयोग्य होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण अयोग्य होते हुए भी, जो वर्ण अयोग्य होते हुए भी, यानी ना तो इनको स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में, लेकिन ये अयोग्य है। अयोग्य होते हुए भी अपना, अयोग्य होते हुए भी अपने अर्थ को या अपने प्रयोग को लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं? अपने प्रयोग को लेकर चलते हैं। क्या करते हैं? अपने प्रयोग को लेकर चलते हैं, यानी इनका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। उनके अपने प्रयोग को लेकर चलते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? अन और अहा। कौन कौन से हैं? अन और अहा। अन जैसे हमें लिखना हुआ मंद। क्या लिखना हुआ? मंद। या लिखना हुआ नंद। ठीक है। अहा, अहा, अतः। क्या लिखना हुआ? अतः। और लिखना हुआ पुनः। अतः या पुनः। तो इनका प्रयोग जो है हम देखते हैं। मंद लिखना हुआ, चंद लिखना हुआ या नंद लिखना हुआ। तो ऐसे वर्ण जो अयोग्य होते हुए भी अपना अर्थ वहन करें अर्थात अर्थ दे, अर्थ प्रस्तुत करें, उनको अयोगवाह कहा जाता है। ये है अन और अहा। अन और अहा जो है। अब इसमें जो है एक और आता है जो है अनुस्वार। इसको जो है अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। प्रश्न पूछ लिया जाता है और इन्हीं से मिलता जुलता जो है ये होता है, इनको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। यहां से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। ये अन जो है इनको जो कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है। अन को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अह इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुस्वार कहा जाता है। और ये इसी से जो निकला हुआ है ये चंदिन, इनको जो है अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। ये इन्हीं से विकसित हुए हैं। और उसके बाद में अह, इनको जो है इनका उच्चारण हा की तरीके से होता है। किसके तरीके से? हा की तरह। इनका उच्चारण कैसे होता है? हा की तरह। कैसा होता है? हा की तरह। तो आपको अयोगवाह समझ में आ गया होगा। जो अयोग्य होते हुए भी अपना अर्थ वहन करें, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये 2 है अन और अहा। इन अन की तरीके से ही चंद्रबिंदु वाला जो जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उनको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और जो अन होता है इनको अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार के प्रयोग को भी हम जो है समझेंगे बाद में। ठीक है, अभी नहीं, बाद में इसको समझेंगे कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। और
अन और आहा को आपने देख ही लिया। अनुनासिक जो प्रयोग है लगभग बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है, इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो व्यंजन हम पढ़ रहे थे और स्वर व्यंजन और स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए और अयोगवाह वर्ण पढ़ लिए। अब इसमें हम देखते हैं व्यंजन को एक अन्य तरीके से भी जो है विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो जो है प्राण। क्या है? प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राण या वायु, प्राण या वायु, वायु का दूसरा नाम होता है प्राण। प्राण या वायु के आधार पर व्यंजन के वर्ण के भेद। आधार पर वर्ण के भेद। किसके भेद? वर्ण के भेद। इनके अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों का जिक्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद। प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। नंबर एक, अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। दूसरा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। इसके आधार पर जो है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अल्प प्राण, नंबर दो महाप्राण। नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। इसके आधार पर जो है वर्ण के दो भेद होते हैं। अल्प प्राण यानी जिनके उच्चारण से हमारे मुंह से जो है वायु कम निकलती है। क्या होता है? कम निकलती है। और महाप्राण जो है इनके उच्चारण में क्या होता है? वायु ज्यादा निकलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। ये तो समझ में आ गया होगा ना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण से हमारे मुंह से वायु कम निकलती है उनको अल्प प्राण कहा जाता है, और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से वायु ज्यादा निकलती है इनको हम महाप्राण कहा जाता है, या इनको हम महाप्राण कहते हैं। तो इनके अंतर्गत जो है पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ, क्या कह सकते हैं? अंतस्थ। अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि पहला, तीसरा, पांचवा का क्या मतलब है। पहला, तीसरा, पांचवा का क्या मतलब है। तो हम इनको थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जो है पहले हम अल्प प्राण को समझ लेते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। पहला का मतलब ये हो गया कि वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग यानी पांचों वर्ग का हम ले लेंगे। तो क, ग, अंग, च, ज, या और उसके बाद में ट, ठ, इधर हो गया ड और अण, और उसके बाद में त और द नहीं आएगा, ध और न, और उसके बाद में आ गया प और फ नहीं आएगा, ब, प, ब और म। यानी क्या हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क, ख नहीं है, ग, घ, घ नहीं अंग, च, छ नहीं है, जा है, झा नहीं है, इया, टा है, ठा नहीं है, ड, ढा नहीं है, अड़ा, ता है, था नहीं है, ध और ता, था, द, सॉरी ता, था, द रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? द, सॉरी द और न, प, और यहाँ पे प है और यहाँ पे क्या है? फ नहीं है, ब है, भा नहीं है, म है। तो ये आ गए कौन कौन से? अल्प प्राण में क्या क्या आ गए? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और अंतस्थ में आपने देख लिया क्या? य, र, ल और व। य, र, ल और व, इनको भी इसी में रखा जाता है। किसमें? अंतस्थ में। सभी स्वर जो है ये जो है अल्प प्राण में अंतस्थ, क्या? अंतस्थ य, र, ल और व, सभी स्वर। अब इसमें जो है सभी स्वर भी आ जाते हैं। कौन? सभी स्वर। कौन आ जाता है? सभी स्वर। इसके अंतर्गत कौन आ जाता है? सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा का, और उसके बाद में अंतस्थ में यानी अंतस्थ वर्ण इसमें आ जाते हैं। कौन? अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और उसके बाद में सभी स्वर आ जाते हैं। अब हम दूसरे में देखते हैं। यहाँ पे जो है पहला तो ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया अल्प प्राण, और जो दूसरा है वो हो गया महाप्राण। कौन? महाप्राण। महाप्राण का मतलब अत्यधिक वायु, ज्यादा वायु निकले। महाप्राण है, अल्प प्राण का मतलब कम वायु, महाप्राण का मतलब ज्यादा वायु। जो इसमें जो है कौन आ जाएगा? इसमें दूसरा और चौथा। कौन आएगा? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। मित्रों कौन कौन? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा यानी इसमें देखिए जो छूटे हुए हैं, हम ख,
और घ, उसके बाद में छ और झ, और इसके बाद में तीसरे में आपका आ जाता है ठ और ड है इसमें ढ, और उसके बाद में त में आ जाता है थ और ध, और इसके बाद में प में आ जाता है फ और ब, इसमें आएगा भ। ये यानी इनके उच्चारण में वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, महाप्राण। और क्या आता है, ऊष्म, इनके अंतर्गत और क्या आते हैं, ऊष्म। ऊष्म, ऊष्म का मतलब कौन कौन, स स स और ह, स और ह। तो ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए यहां पे हम देखते हैं कि अल्पप्राण ऐसे प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उनको अल्पप्राण कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग है वर्गीय व्यंजन में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद में अंतस्थ आ जाते हैं, य र ल और व, और उसके बाद में सभी स्वर। सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसको, और इसके अंतर्गत ऊष्म आते हैं। क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन, यानी स और हा। अब ये देखते हैं, इनको पहचानने का एक और तरीका है, इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि होती है। क्या होता है, हकार ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हकार जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे ख तो हकार, ख तो ह जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए इनको इनके अंतर्गत यानी महाप्राण के अंतर्गत जो है हकार जैसी ध्वनि भी आती है। तो इनको पहचानने का ये भी तरीका है, ठीक है, हकार जैसी ध्वनि आती है। तो ये समझ लीजिए कि अल्पप्राण में 135 और महाप्राण में 24, और अल्प से अंतस्थ को जोड़ दीजिए मित्रों, अल्प से अंतस्थ को जोड़ दीजिए, यानी अल्प के साथ अंतस्थ है और महाप्राण के साथ में ऊष्म, यानी मां को मां से यहां जोड़ दीजिए, महाप्राण ऊष्म, महाप्राण ऊष्म, इस मां को यहां से जोड़िए, यानी जिसमें मां है वो महाप्राण में आ जाएगा और जिसमें अ है वो अल्प में आ जाएगा। यही भूलने वाला है। और सभी स्वर किसमें है, अल्प प्राण में। जब भी इससे प्रश्न पूछा जाए आपको चार्ट बना करके, छोटे में चार्ट में चार्ट बना करके ही हल करना है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। एक अन्य भेद भी है, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक अन्य भेद है, उनको भी समझ लेते हैं। वहां जो है पूछा जाता है, वहां से भी प्रश्न, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण, प्राण या वायु के आधार पर जो है वर्ण के भेद, प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद जो है, इसको हमने देख लिया। अब आगे जो है हम देखते हैं किसके आधार पर, इसको हम कहते हैं घोषत्व, गर्जना या कंपन के आधार पर। जब वर्ण बोलते हैं तो इनके उच्चारण में जो है कंपन भी होती है, गर्जना भी होती है, तो इनको कहा जाता है घोषत्व। क्या कहा जाता है, घोषत्व या गर्जना, क्या कह सकते हैं, या गर्जना, या हम कंपन भी कह सकते हैं। घोषत्व, गर्जना या कंपन, क्या कंपन, यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो कंपन होती है। क्या होती है, कंपन है। तो इसके आधार पर घोषत्व, गर्जना या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। अब इसमें प्रश्न में चाहे घोषत्व आ जाए, घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद, या गर्जना के आधार पर वर्ण के भेद, या कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। तो इसके आधार पर वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, अघोष, अघोष, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है गर्जना नहीं होती। अघोष यानी घोष से रहित, यानी गर्जन से रहित। दूसरा जो है वो है सघोष। क्या है ये, दूसरा है सघोष। क्या है, सघोष, यानी सघोष का दूसरा नाम क्या है, घोष, यानी इनके उच्चारण में जो है गर्जना उत्पन्न होती है। इनकी जब इनका उच्चारण करते हैं तो गर्जना होती है, लेकिन अघोष में गर्जना नहीं होती है। तो हम एक एक को समझते चलेंगे। जो सबसे पहला है ये है अघोष, और दूसरा जो है सघोष। तो अघोष के अंतर्गत क्या है, अघोष के अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग का, अघोष के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का
पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का क्या पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है। पहला और दूसरा किसके अंतर्गत? अघोष के अंतर्गत। तो क, ख, च, छ, ज, झ और उसके बाद में क, ख, ग, घ, सॉरी च, छ, उसके बाद में ट, ठ और उसके बाद में ता, थ और उसके बाद में प और फ, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये क्या है? ये है अघोष। यानी इनका जब उच्चारण करते हैं तो जो है गर्जना नहीं होती है, कंपन नहीं होती है। लेकिन दूसरे जो है वो है सघोष, सघोष। दूसरे है कौन? सघोष। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अब इसमें जो है जो बचे हुए हैं, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन कौन? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी इसमें जो है ग, घ और अंगा, च तो हो गया उधर चाछा है, तो इधर हो जाएगा ज, झ और या, और इधर हो जाएगा टाठा हो गया है, ड, ढ और अड़ा, ड, ढ और अड़ा और उसके बाद में जो है वो हो जाएगा ताथा हो गया, द, ध और न और उसके बाद में पाफा उधर हो गया, तो ब, भ और म। इनके उच्चारण में जो है गर्जना होती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो गर्जना होती है। अब इसमें अघोष में जो है, अघोष में आपका आ जाता है तीनों सा। अघोष में क्या आ जाते हैं? तीनों सा। सा, तीनों सा को क्या कहते हैं हम? सकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सकार भी इसमें आ जाता है। कौन आता है? सकार। सकार के अंतर्गत यानी स, स और सा। ध्यान रखेंगे ये उधर अल्प, उधर जो है ये महा में थे, किसमें थे? महाप्राण में, लेकिन यहां अघोष में आ गए हैं। और इधर जो है क्या आ जाएगा? यहां जो है आपके अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ, यहां अंतस्थ आ जाएंगे, यानी कौन कौन? या, रा, ला और वा। ये किधर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे यहाँ पे सघोष में। उधर किधर थे? उधर जो है अल्प प्राण में थे और इधर सघोष में आ जा रहे हैं। तो ये अंतस्थ, अंतस्थ जो है कौन कौन हो गया? य, र और ल तथा व, तथा और क्या रहा इनके अंतर्गत? सभी स्वर। सभी स्वर, जो स्वर पढ़ाते समय हमने बताया था कि सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण और सघोष होता है? निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण और सघोष होता है? सभी स्वर, सभी व्यंजन, अयोग्याः या अंतस्थ। तो इसमें जो है आपको पता रहेगा कि सभी स्वर होते हैं, तो वो आप प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे लेंगे। इसमें जो है प्रश्न पूछने का तरीका जो है अभी उसको भी बता देते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा कि घोषत्व, गर्जना या कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? तो घोषत्व, गर्जना या कंपन के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाता है। और अघोष के अंतर्गत सकार यानी तीनों सा, सा आते हैं, और इसके अंतर्गत यानी सघोष के अंतर्गत जो है या, रा, लावा यानी तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या, रा, लावा और सभी स्वर आते हैं। तो ये आपको आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। घोषत्व, गर्जना या कंपन के आधार पर जो है वर्ण के भेद, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है तो अब जो है आगे हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, यहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जरूर वर्णों का उच्चारण स्थान जरूर पूछा जाता है। यहाँ अब हम एक बार और फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये पुलिस में ही काम दे, एसआई में भी अगर वर्णमाला पूछा जाता है तो एसआई में भी, और जो शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षक बनना चाहते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, उसके लिए जाना चाहते हैं, या टीजीटी में बैठना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये उसमें भी काम करने वाला है ये। तो आप आगे देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जो वर्ण है इनका उच्चारण होता है तो
इनका उच्चारण होता है तो जिह्वा जो है मुंह के किसी ना किसी अंग से जो है स्पर्श करती है, तो उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अकुह, अकु का मतलब अ हो गया, कु का मतलब क वर्ग, कु का मतलब हो गया क वर्ग। अब यहाँ विस्तार में ना लिख करके हम आपको समझा देते हैं, यानी क ख ग घ, क ख ग घ, अकुह और यानी अ का वर्ग, अ का वर्ग, यानी हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अ और क वर्ग, अ और क वर्ग, यानी क ख ग घ और अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी क ख अ क ख ग घ और क्या है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ और क वर्ग, इनका उच्चारण क्या होता है, और हा, क्या है हा, और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी कैसे होता है हा, यानी पूछ ले कि विसर्ग यानी हा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, क्या हो जाएगा इनका उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है कंठ, यानी इनके उच्चारण का, इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है, वायु जो सीधा जो है कंठ से निकलती है, तो इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, कहां से होता है कंठ से। अ का वर्ग और ह, इनका उच्चारण ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, इनका उच्चारण होता है कंठ से। तो यहाँ पे इनका भी जिक्र कर लिया जाता है, कहीं कहीं ये भी मिल जाते हैं जो पंचमाक्षर है, लेकिन इनको अलग से भी हम, इनका उच्चारण स्थान एक और अन्य भी होता है, ये अपवाद में दोनों में आ जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में इचु यषणाम तालु, अगले में जो है इसमें आ जाता है ई, क्या आएगा ई और च वर्ग, ई च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ और या, क्या या, और उसके बाद में स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान है तालु, इन सभी वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तालु से, यानी जिह्वा जो है तालु से स्पर्श करती है। उसके बाद में तीसरा है री, यानी री क्या, री ट, री ट और उसके बाद में र, री ट वर्ग, र ट का मतलब हो गया ट वर्ग, यानी ट के साथ में ठ, उसके बाद में ड ढ और अड़ा, और उसके बाद में र है, और ये कौन सा सा, ये सा, तो इनका उच्चारण कहां से होता है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा जहां पे जीभ, मूर्धा का मतलब जहां पे जीभ और कंठ आपस में मिले होते हैं वो स्थान मूर्धा होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा, इनका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसलिए इनको जो है मूर्धा निवर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो है आपका आ जाता है लृ, लृ का मतलब, लृ अब तो प्रयोग में है नहीं, लेकिन फिर भी इनको हम संस्कृत से हैं, ये सूत्र संस्कृत के हैं, इसलिए है कि इनको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे और लिख करके कई बार तैयार कर लेंगे तो उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। लृ और उसके बाद में त वर्ग, त थ द ध और न, त थ द ध और न, और उसके बाद में लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः, और उसके बाद में ल बच रहा है, क्या बन रहा है, ला और स, क्या ला भी है इसमें और साथ में स, तो इनका उच्चारण कहां से होता है, दांत से, कहां से, दांत से, यानी जिह्वा जो है दांत के पास स्पर्श करती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दंत, यानी दंत, इनका उच्चारण स्थान दंत है, या कह सकते हैं दांत भी कह सकते हैं, यानी दंत, क्या कहेंगे इसको, दंत या दांत, यानी इनका उच्चारण क्या है, दंत संस्कृत में, या दांत भी हम कह सकते हैं। आगे जो है उ, उपवर्गा नाम ओष्ठ, क्या है, उपवर्गा नाम ओष्ठ, यानी उ का मतलब दोनों आ गए, ठीक है, और ध्यान रखेंगे आ का मतलब यहाँ ये भी आ गया प्लस ये भी, वापिस आते हैं, ये भूल रहा था, ई का मतलब ये भी आ गया, इसका एक ही रूप होता है और इसका ही एक ही रूप होता है, यानी दोनों आ उसी में आएंगे, ह्रस्व और दीर्घ, अ और आ, ई और ई। अब यहाँ पे भी जो है उ, उपवर्गा नाम ओष्ठा, यानी उ और प, फ, ब, भ और म, प फ ब भ और म, यानी इनका वर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ, यानी ओंठ से, कहां से होता है इनका उच्चारण, उ जो है उ आ गया, यानी दोनों उ और उ, और उसके बाद में जो है प
फ, ब, भ और म, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओष्ठ से। कहां से होता है? ओष्ठ से। होंठ भी कहा जाता है ना इसको, जो है तद्भव रूप में। ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अनुनासिक पंचमा अक्षर, अनुनासिक जो है पंचमा अक्षर, यानी जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा होता है, इनका जिक्र इसमें भी होता है प्लस यहां भी। तो यह, उसके बाद में य, ड़, न और म, यंग गणनम, यानी यंग गणनम, यानी इनका उच्चारण स्थान जो है कहां से होता है? अनुनासिक, यानी नासिका से, नाक से। इनका उच्चारण कहां से होता है? नासिका। इनका उच्चारण कहां से होता है? नासिका। कौन है ये? प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है। कौन है? एक बार फिर से देख लेंगे इनको, कौन कौन है? य, ग, य, ड़ और उसके बाद में न और म, इनका उच्चारण स्थान जो है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो है नासिका। इनका उच्चारण स्थान नासिका। अनुनासिका पंचमाक्षरा, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो अन यानी नासिका है। उसके बाद में यहाँ स्पेस नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। ए द्वैतो कंठ तालु, ए द्वैतो का मतलब ए और ऐ, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? यानी कंठ और ताल दोनों मिलकर के है। इनका उच्चारण कंठ और ताल ये दोनों मिलकर के है, ए और ऐ का। ओ द्वैतो कंठोष्ठ, ओ द्वैतो कंठोष्ठ, यानी ओ और औ ये संयुक्त स्वर में है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इनका जो है कंठ और ओष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और उसके बाद में जो व है, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो जब उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो ये इसको, ये आपका पूरी तरीके से कंठस्थ रहेगा, पूरी तरीके से समझ जाएंगे, इसको समझते रहेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ, क वर्ग और ह तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यसा नाम तालु, ई और च वर्ग, या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। और उसके बाद में री यानी री और ट वर्ग, उसके बाद में रा और शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ली यानी ली और त वर्ग, ली और त वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। और उसके बाद में उ और प वर्ग, और उ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और उसके बाद में जो पंचमा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का पांचवा, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। क्या है? नासिका। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और उसके बाद में ए और ऐ, ए द्वैतो यानी ए और ऐ, ये दोनों, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। ओ द्वैतो, ओ और अ, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ है। व, इसका उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। अब ध्यान रखेंगे इसको, यानी ये तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको तालव्य सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तालव्य सा। और इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा। और इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको दंत सा या दंती सा बोलते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, उच्चारण स्थान इसी से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और जो प्रकरण है, आपका जो टॉपिक है वर्णमाला, जो है इसी पे खत्म होता है, समाप्त होता है। ये तीन लेक्चर में यानी 3 वीडियो में ये पूरा हुआ है। तीनों वीडियो को आप देख लेंगे, जो है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इनको देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपका वर्णमाला से जो भी प्रश्न होगा वो गलत नहीं होगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि अयोध्या स्टडी पॉइंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और आशा करते हैं कि ये आपको जो है अच्छा लगेगा और आपका पूरा जो प्रकरण है वो तैयार हो जाएगा। पुलिस भर्ती में जितने भी टॉपिक है वो एक एक करके जो है क्रम से जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। इसी के साथ जो है ये निवेदन करते हैं कि आप कृपया वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। एक बार देख लेंगे तो कहीं और जगह से आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न कहां से कैसे बनते हैं ये आपको प्रैक्टिस सेट में अच्छे से बता दिया जाएगा। बीच बीच में हम जिक्र भी कर लेते हैं कि प्रश्न कहां से कैसे पूछा जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।